Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to lecture number 11 of linear algebra which is matrix operations. यहाँ से मुबारक हो, हमारे लेक्चर्स हो रहे हैं इजी पीजी स्टार्ट। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिसेस क्या होते हैं। आयत जेथ एलिमेंट ऑफ अ मैट्रिक्स, यानी हम रो को बोल दें आई और कॉलम को बोल दें जे। तो जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक मैट्रिक्स है, यह एक मतलब टेबल है। इसके अंदर इसको बोलूँ मैं ए बी सी और इसको बोल दूँ ए बी सी। यहाँ का जो एलिमेंट होगा ना उसको मैं बोलूँगा बी बी, ठीक है। इसी तरह हमारे पास अगर मैं रोज़ को बोलूँ, ये जो मेरे पास रोज़ हैं 1 2 3 4 5 और इसको कॉलम्स को बोलूँ 1 2 3 4 5 और इनको नॉर्मल एक एलिमेंट दे दूँ जे और इसको दे दूँ आई, ठीक है। तो मैं बोलूँगा कि मेरा जो भी एलिमेंट है इस टाइम ये वाला एलिमेंट है ये आयत रो में है और जेथ कॉलम में है। और अगर मेरा मैट्रिक्स कैपिटल ए से डिनोट हो रहा है तो उसका एलिमेंट स्मॉल ए से होगा और आई और जे कॉलम में वो होगा। फॉर एग्जांपल वो कॉलम है, रो है 2 और कॉलम है 2, तो इस तरह मेरा एलिमेंट्स होगा। तो ये होता है बेसिकली एलिमेंट ऑफ अ मैट्रिक्स। तो एक ए मैट्रिक्स है m मल्टीप्लाई बाय n मैट्रिक्स, जहाँ पे m एंड n जो है वो क्या है, m नंबर ऑफ रोज है, n नंबर ऑफ कॉलम्स है। पहले वाला जो होगा रोज होगा, दूसरे वाला कॉलम होगा। तो ए आई जे जो होता है ये रिप्रेजेंट कर रहा होता है ith रो एंड jth कॉलम एंट्री ऑफ द मैट्रिक्स। फॉर एग्जाम्पल A12 का मतलब क्या होगा, कमेंट्स में बताएं। A32 का मतलब क्या होगा, ये भी कमेंट्स में बताइएगा। तो कॉलम ऑफ ए आर वेक्टर्स, जो इसके कॉलम्स हैं ना बेसिकली, जैसे ये एक मैट्रिक्स है, इसका ये कॉलम ये कॉलम ये कॉलम ये कॉलम, एक कॉलम को पकड़ूं इसको बोलूँगा मैं ये कॉलम वेक्टर है, ठीक है। ये वेक्टर्स होते हैं जो कि आर एम में होते हैं। आर एम कितनी डायमेंशन में होते हैं, जितनी रोज़ हों। यहाँ पे फॉर एग्जांपल 5 रोज़ हैं तो वो आर फाइव फिफ्थ डायमेंशन में होगा। आर डिनोटेड बाय बोल्ड फेस। अगर मैं इसको लिखूँ ऐसे, ये पहले भी हम कर चुके हैं, A1 A2 A3, आई जे ना लिखूँ, सिर्फ एक लिखूँ और बोल्ड कर दूँ इसको, तो ये वेक्टर्स होंगे, कॉलम्स होंगे ए के। तो ये जो कॉलम्स हैं दीज आर ए इज इक्वल टू A1 A2 अप टिल सो ऑन AN। तो नंबर ए आई जे जो है ये बेसिकली आयथ एंट्री फॉर द टॉप ऑफ जेथ कॉलम है, यानी जे कॉलम में आ रहा है ये और ith रो में आ रहा है। तो ये है बेसिकली आई जे। पहला एलिमेंट है 1 1, आखिरी एलिमेंट है एम एन। अगर ये हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स है, फॉर एग्जांपल n मल्टीप्लाई बाय n ऑर्डर का है, तो इसका जो लास्ट एलिमेंट होगा वो होगा ए एन एन, ठीक हो गया। ये हमारे पास बेसिकली हम अगर हमने कोई स्पेसिफिक एलिमेंट बताना हो हम इस तरह बताते हैं। फिर हमारे पास एक मैट्रिक्स होता है डायगोनल मैट्रिक्स। नाम से जाहिर है इसके सिर्फ डायगोनल में एलिमेंट होंगे, ठीक है। तो डायगोनल मैट्रिक्स इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर भी होगा, हुज नॉन डायगोनल एंट्रीज आर जीरो, जिसकी नॉन डायगोनल एंट्रीज जीरो है। डायगोनल में क्या होगा कि डायगोनल में भी जीरो एंट्रीज हो सकती हैं, नॉन ज़ीरो भी हो सकती हैं, लेकिन ज़रूरी ये होता है कि डायगोनल के अलावा तमाम ज़ीरो होने चाहिए। जैसे ऐसे भी हो सकता है 1 2 3 0। अब ये डायगोनल एंट्री है, ठीक है सारी, तो इसमें एक ज़ीरो आ गया है, लेकिन इसके अलावा बस ज़ीरो होने चाहिए, ठीक है। अगर इसके अलावा सारे ज़ीरो हैं तो इसको हम बोलेंगे कि ये है डायगोनल मैट्रिक्स, क्योंकि इसके अगर हमने कोई एलिमेंट की तलाश करनी है हमें डायगोनल में जाके करनी पड़ेगी। अच्छा, डायगोनल की मज़े की बात ये होती है जहाँ पे आई और जे की वैल्यू बराबर होती हैं। ये यहाँ पे होगा A11, यहाँ पे सेकंड रो सेकंड कॉलम होगा A22, थर्ड रो थर्ड कॉलम होगा A33। तो ये A11 A22 A33 ANN ये मेन डायगोनल बना रहे होते हैं मैट्रिक्स का, ये वाले एलिमेंट्स जो होते हैं। इसके बाद हमारे पास डायगोनल मैट्रिसेस ये हैं, इसके देखें डायगोनल में सिर्फ एलिमेंट हैं, इसके भी सिर्फ डायगोनल में एलिमेंट हैं और इसके भी सिर्फ डायगोनल में एलिमेंट है और ज़ीरो भी इसमें है। बस डायगोनल के अलावा जो एलिमेंट हैं वो ज़ीरो के बराबर हैं। बाकी डायगोनल में नॉन ज़ीरो भी हो सकता है, ज़ीरो भी हो सकता है। नल मैट्रिक्स क्या होता है, ऐसा मैट्रिक्स जिसके नल हो, ज़ीरो, तमाम एलिमेंट ज़ीरो, इसको जीरो मैट्रिक्स भी बोलते हैं। m मल्टीप्लाई में n मैट्रिक्स हुज ऑल एंट्रीज आर जीरो इज नल और जीरो मैट्रिक्स। इसको कैपिटल O से लिखते हैं हम, ठीक है। O की शक्ल भी जीरो से मिलती है इसलिए O से लिखते हैं। अब ये कितना है, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 ऑर्डर का है, ये 3 मल्टीप्लाई बाय 2 का है, 3 रो हैं 2 कॉलम, और ये हमारे पास कितना है 1 2 3 4, 4 रोज 1 2 3 4 5, 5 कॉलम, 4 मल्टीप्लाई बाय 5 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। ये तमाम जीरो मैट्रिसेस या नल मैट्रिसेस हैं। इक्वल मैट्रिसेस, दो मैट्रिक्स तब इक्वल होंगे जब साइज भी इक्वल हो, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सबके इक्वल हों, ठीक है। टू मैट्रिक्स आर सेड टू बी इक्वल इफ दे हैव सेम साइज, सेम नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स एंड सेम करस्पॉन्डिंग एंट्रीज। करस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी सेम होनी चाहिए। अब ये जैसे मैट्रिसेस हैं, इन दोनों को मैं देखूं 2 2 के बराबर, 1 1 के बराबर, 3
3 के बराबर। x प्लस 1 को 5 के बराबर होना जरूरी है, इसका मतलब x को 4 होना चाहिए, 4 प्लस 1 5, तब ये दोनों मैट्रिक्स बराबर होंगे। 4 के अलावा अगर x की कोई वैल्यू है तो ये दोनों मैट्रिक्स आपस में बराबर नहीं होंगे, और c तो किसी के भी बराबर नहीं हो सकता, इसका साइज ही डिफरेंट है। बाकी सब में 2 कॉलम है, इसमें 3 कॉलम है। ठीक है, ये सारी कहानी नीचे इन्होंने लाइनों में लिखी हुई है, आप इसको बेशक ना पढ़ें, जो मैंने बोला है उसको याद रखें। अब r अगर एक स्केलर है और उसको किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करता हूँ तो r को बोलते हैं स्केलर मल्टीपल, स्केलर मल्टीपल। आर ए इज द मैट्रिक्स, ये ऐसा मैट्रिक्स है हुज कॉलम्स आर r टाइम्स द कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम्स इन ए, जिसके तमाम कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम्स जो हैं उनको r से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो इसको बोलते हैं स्केलर मल्टीपल। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास ये कॉलम है ना, ये कॉलम जो है इसके अंदर है 6 और 9। अब इसमें से मैं 3 कॉमन ले लूँ, यहाँ पे बन जाएगा 2, यहाँ पे बन जाएगा 3, तो ये बेसिकली कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट से मैंने एक स्केलर कॉमन ले लिया। ठीक हो गया, तो ये बेसिकली स्केलर मल्टीपल होता है। नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स इज डिफाइंड एज माइनस ए, कुछ भी नहीं करना, तमाम एलिमेंट को -1 से मल्टीप्लाई कर देना है, एंड द डिफरेंस ऑफ ए एंड बी इज रिटन एज ए माइनस बी, जिसका मतलब है आप a के अंदर b को ऐड करें, लेकिन ऐड करने से पहले b के तमाम एलिमेंट्स को -1 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये a माइनस बी के बराबर होगा। अब एग्जांपल से करके देखते हैं, ये हमारे पास a है, ये मैट्रिक्स, ये b मैट्रिक्स है, ये c मैट्रिक्स है। a प्लस बी करेंगे, बारी बारी तमाम एलिमेंट को इस रिस्पेक्टिव एलिमेंट के साथ ऐड करेंगे तो a प्लस बी आ जाएगा। उसके बाद a प्लस c करेंगे, तो ये क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों का साइज बराबर नहीं है। सी के अंदर हमारे पास 2 कॉलम है, ए के अंदर हमारे पास 3 कॉलम है, कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को क्या ही ऐड करें, साइज ही आपने बराबर नहीं दिया। 2b का मतलब है कि b के तमाम एलिमेंट्स को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया जाए। ठीक है, तो जब इसके तमाम एलिमेंट्स को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 2 2 6 10 और 14, ये हमारे पास मैट्रिक्स बन जाएगा। a माइनस 2b का मतलब है कि 2 के साथ b को मल्टीप्लाई करो, फिर तमाम एंट्रीज को माइनस के साथ मल्टीप्लाई करो, फिर a में ऐड कर दो। अब हमारे पास एक थ्योरम है जो कहता है कि ए बी एंड सी जो मैट्रिक्स हैं सेम साइज के, और आर एंड एस जो हैं वो स्केलर हैं। ठीक है, तो a प्लस बी जो है वो b प्लस ए के बराबर होगा, ये इसका मतलब है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन में लाई करती है। आर ए प्लस बी बराबर होगा कि आर ए प्लस आर बी के, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी लाई करती है। a प्लस सी बराबर होगा a प्लस बी प्लस सी बराबर होगा a प्लस बी प्लस सी के, एसोसिएटिव लॉ भी इसमें। अब इसको प्रूव करने के लिए वो कह रहे हैं साइज तो सबका सेम है, साइज का तो प्रॉब्लम नहीं है, तीनों का साइज इक्वल है ए बी सी के। ठीक है, तो इक्वालिटी जो कॉलम्स की है वो इमीडिएटली एनालॉगस वेक्टर्स की प्रॉपर्टी से ही मिलती जुलती हैं। वेक्टर्स में भी वो कह रहे हैं यही प्रॉपर्टी थी, और हमने मैट्रिसेस में ओवरऑल भी यही प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी। फॉर इंस्टेंस, मिसाल के तौर पर अगर जे कॉलम लें हम ए बी सी का, तो ये बनेगा ए ऑफ जे, बी ऑफ जे और सी ऑफ जे। तो हमारे पास जेथ कॉलम होंगे a प्लस बी प्लस सी के और a प्लस बी के, तो एसोसिएटिव लॉ उसमें अप्लाई। तो हमारे पास जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है एडिशन की, इसकी वजह से हम a प्लस बी प्लस सी जो है उसको हम पहले यहाँ पे ब्रैकेट लगा दें या यहाँ पे ब्रैकेट लगा दें, एक ही बात है। तो यही चीज़ें हमारे 4 मैट्रिसेस 10 मैट्रिसेस जितने मर्जी मैट्रिसेस हैं उस सब में ये रूल अप्लाई हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन क्या होती है। पहले हम कवर कर चुके हैं, लेकिन हम मल्टीप्लिकेशन के डिफरेंट मेथड्स यहाँ पे देखेंगे। तो जब हमने कोई m मल्टीप्लाई बाय n मैट्रिक्स को n मल्टीप्लाई बाय p मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करना हो, तो हमारा जो रिजल्ट आता है उसके अंदर आउटर वाले जो होते हैं ना m मल्टीप्लाई बाय t, वो हम m मल्टीप्लाई बाय p, वो हमारा ऑर्डर आता है रिजल्टेंट मैट्रिक्स का। अगर हमारे पास काफ़ी ज़्यादा मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हों तो सबसे बाहर वाले हम ले लेंगे, जैसे r ले लेंगे, यहाँ से m ले लेंगे, तो ये ऑर्डर होगा। ठीक है, अच्छा, ये ऑब्जेक्टिव के लिहाज से इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो बाहर वाली चीज़ें हम यानी ले लेते हैं और रिजल्ट के ऑर्डर में। ये इंपॉर्टेंट है माइंड में रखना कि ये रिक्वायर करती है डेफिनेशन के नंबर ऑफ कॉलम जो है वो फर्स्ट फैक्टर ए के सेम होना चाहिए नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड फैक्टर बी। यानी हमारे पास अगर एक मैट्रिक्स है m मल्टीप्लाई बाय n, दूसरा मैट्रिक्स है m मल्टीप्लाई बाय p, इसके जो कॉलम है इसकी रो के बराबर होनी चाहिए, अंदर वाली दोनों चीज़ें बराबर होनी चाहिए, ये ज़रूरी होता है। जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो ए और बी के साइज़ जो होते हैं ये प्रोडक्ट के लिए कंफर्म कर रहे होते हैं कि हाँ भाई अब हम प्रोडक्ट के काबिल हैं, अब हमारा प्रोडक्ट ले लें। अगर ये नहीं कर रहे होते तो ये प्रोडक्ट अनडिफाइंड हो जाता है। अगर ये एम मल्टीप्लाई बाय एन है, ये आर मल्टीप्लाई बाय पी है या क्यू मल्टीप्लाई बाय पी है, तो ये दोनों बराबर नहीं है, तो फिर हम ये अनडिफाइंड प्रोडक्ट बोल देंगे इसको। अच्छा, अब अगर हमारे पास A मैट्रिक्स है m मल्टीप्लाई बाय n मैट्रिक्स और B है n मल्टीप्लाई बाय p मैट्रिक्स, B के जो कॉलम्स हैं वो हैं B1 से लेके BP तक। ठीक है, तो प्रोडक्ट ए बी जो होगा वो m मल्टीप्लाई बाय p मैट्रिक्स का होगा। ठीक है, बाहर वाली चीज़ें हमने दोनों ले ली, जिसके कॉलम बनेंगे A B1
अप टिल सो ऑन ए बी पी। यानी एक मैट्रिक्स हमने कॉलम वाइज ले लिया अलग अलग, और एक मैट्रिक्स हमने ओवरऑल पूरा कंप्लीट ले लिया। अब कंप्लीट मैट्रिक्स को हम बारी बारी सारे कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। ये चीज़ निकली कैसे? फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए, ठीक है, जिसकी ये रोज हैं, ठीक है। फिर हमारे पास एक मैट्रिक्स है ये, ठीक है, जिसके ये कॉलम्स हैं। अब मल्टीप्लाई हम कैसे करते हैं? हम इस रो को पहले इस कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, फिर इस रो को करते हैं इस कॉलम से मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ये हमारे ये एलिमेंट बन रहे होते हैं। लेकिन अगर आप पहले वाले जो एलिमेंट हैं उनको देखें तो पहले इस रो को हम इस कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये एलिमेंट आ जाता है। फिर पहली ही रो को हम दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं तो अगला एलिमेंट आ जाता है। फिर पहली ही रो को हम तीसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं तो अगला एलिमेंट आ जाता है। इसी तरह हम करते हैं, यानी हर रो को हम बारी बारी सारे कॉलम से मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं। यानी एक तरह से देखें तो इसके सारे कॉलम को हम कंप्लीट ए के मैट्रिक्स से करते हैं। पहले इस रो को सारे कॉलम से करेंगे, फिर इस रो को सारे कॉलम से करेंगे, यानी कंप्लीट मैट्रिक्स को ही हम तमाम कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं। तो इसका मतलब यह है कि हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि ए मल्टीप्लाई बाय b1 b2 b अप टिल सो ऑन। इस मैट्रिक्स को हम अगर इस तरह लिखें तो फिर मल्टीप्लाई करेंगे जब इस मैट्रिक्स को अंदर, तो हर एलिमेंट से अलग अलग मल्टीप्लाई, हर कॉलम से अलग अलग मल्टीप्लाई होगा। ए बी वन, ए बी टू अप टिल सो ऑन ए बी पी। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये जो डेफिनेशन है ये इक्वेशन 1 को ट्रू करती है फॉर ऑल एक्स इन आर पी। किसी भी आर पी जनरल डायमेंशन में एक्स होगा तो ये इक्वेशन ट्रू होगी। इक्वेशन प्रूव करती है कि कंपोजिट मैपिंग ए बी जो है वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, क्योंकि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में भी यही होता है ना, एक मैट्रिक्स होता है हमारे पास इस तरह से और एक हमारे पास होता है ए, इसको हम बोल देते हैं एक्स। ठीक है, ये इस तरह भी हो सकता है और ये इस तरह से भी हो सकता है। तो हम जब इसको साथ मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आ जाता है एल ऑफ एक्स, टी ऑफ एक्स, जो भी आ जाता है। तो हमने इसको भी इस तरह से लिख दिया ए, और यहाँ पे हमने बी एक मैट्रिक्स ले लिया और इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये भी एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ही बन जाती है। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस जो है वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की कंपोजिशन है। ठीक है, इस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बनने की वजह से इसका बड़ा फ़ायदा होगा। हम इसको थोड़ा मतलब सिंपल करके फिर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मतलब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस की वजह से लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं हम मल्टीप्लिकेशन पे भी अप्लाई करने के काबिल हो जाएंगे। अब कन्वीनियंट वे है डिटरमिन करने का, ए बी कंफर्म करते हैं प्रोडक्ट है के लिए नहीं, वो कन्वीनियंट वे हमारे लिए तो यही है कि हम अंदर वाली जो दोनों वैल्यूज़ हैं उनको चेक करते हैं क्या दोनों बराबर हैं। अब बराबर हैं तो फिर वो मल्टीप्लाई हो सकता है। अच्छा, अब एग्जाम्पल देखते हैं। हमारे पास ए बी हमने कंप्यूट करना है। ए मैट्रिक्स हमारे पास ये है, बी मैट्रिक्स ये है। अब बी का क्या करेंगे, इसके ना कॉलम अलग अलग ले लेंगे। ठीक है, इसको ले लूंगा B1 पहले कॉलम को, इसको ले लूंगा B2 और इसको ले लूंगा B3। अब मैं ए को पहले B1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये मेरा रिजल्ट का पहला कॉलम बन जाएगा। फिर ए को B2 से मल्टीप्लाई करूंगा, रिजल्ट का दूसरा कॉलम बन जाएगा। ए को B3 से मल्टीप्लाई करूंगा, रिजल्ट का तीसरा कॉलम बन जाएगा। अलग अलग कंप्यूट करके रिजल्ट में इकट्ठा करके लिख दूंगा। जैसे ए B1 किया तो मेरा एक रिजल्ट आया जो कि ये बना। ए B2 किया तो 2 1 मल्टीप्लाई किया इस कॉलम के साथ, सॉरी इस रो को मल्टीप्लाई किया इस कॉलम के साथ, तो ये मेरे पास क्या बनेगा, ये बनेगा 2 3 6 और प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय -2 तो ये बन जाएगा -6। तो पहला एलिमेंट तो इसका बन जाएगा 0। फिर इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करूंगा 3 3 -5 2 +10 तो ये मेरे पास बन जाएगा 13। तो मेरे पास रिजल्ट बनेगा 0 और 13। इसी तरह इसको मल्टीप्लाई करूंगा, ये रिजल्ट है। अब इन तीनों रिजल्ट को अलग अलग कॉलम की फॉर्म में एक मैट्रिक्स में लिख दूंगा तो वो मेरा मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट बन जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास नोट है कि इस डेफिनेशन से ए बी हमने देखा कि जो फर्स्ट कॉलम है वो AB1 है, ये लीनियर कम्बिनेशन है कॉलम ऑफ ए का और B1 के वेंट्रीज को एज अ वेट अगर हम इस्तेमाल करें। वेट हमारे क्या होते थे, x1 x2 x3। तो B1 को हम अगर उस तरह इस्तेमाल कर लें x1 x2 x3 और ए को एज ए के कॉलम को इस्तेमाल करें तो एक लीनियर कम्बिनेशन बन जाता है। इसी तरह हमारे पास ए बी के तमाम कॉलम्स के लिए ये बात होगी, कोई B2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, कोई B3 के साथ होगा। तो ईच कॉलम ऑफ ए बी जो है, जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स है, उसका हर कॉलम लीनियर कम्बिनेशन है कॉलम्स ऑफ ए का यूजिंग द वेट्स फ्रॉम द कोरस्पॉन्डिंग कॉलम्स ऑफ बी। बी से हम वेट्स ले लें, जैसे B1 है, ठीक है, तो B1 के अंदर कुछ वैल्यूज़ होंगी, ये तमाम इसके वेट्स होंगे। इसको XYZ बोल लें, ठीक है, या इसको x1 x2 x3 बोल लें, या कुछ भी ना बोलें, ऐसे ही डायरेक्ट काम कर लें। एग्जाम्पल नंबर 4, यहाँ पे हमने प्रोडक्ट निकालना है। हमारे पास एक मैट्रिक्स है और बी मैट्रिक्स है। सबसे पहले प्रोडक्ट निकालने से पहले हम देखते हैं प्रोडक्ट निकाल भी सकते हैं या नहीं। इसके नंबर ऑफ कॉलम्स हैं हमारे पास 3, इसके नंबर ऑफ रोज हैं 3 3 बराबर। अब हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करें,
कि ये B1 B2 B3 B4 चार ये बन गए इसके कॉलम्स वेट्स वाले, और ये पूरा मैट्रिक्स A B1 करें कैलकुलेट, फिर A B2 कैलकुलेट करें, फिर A B3 कैलकुलेट करें, फिर A B4 कैलकुलेट करें। जब हम इस तरह से करेंगे तो रिजल्ट में हम उनका रिजल्ट इकट्ठा कर दें तो हमारा मल्टीप्लिकेशन का काम पूरा हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद हमारे पास होता है अनडिफाइंड प्रोडक्ट। अनडिफाइंड प्रोडक्ट होता नहीं है बेसिकली। क्वेश्चन शुरू करने से पहले जैसे हमने पहले देखा कि यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम्स हैं 3, यहाँ पे नंबर ऑफ रोज क्या है, ये हमारे पास है 3। तो इस तरह हम ए बी को तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं। क्या हम बी ए को मल्टीप्लाई कर सकते हैं? बी के नंबर ऑफ कॉलम्स कितने बनते हैं? 4। ए के नंबर ऑफ रोज कितनी बनती हैं? 2। क्या 4 2 के बराबर है? नहीं है। इसका मतलब हम बी और ए को मल्टीप्लाई कर नहीं कर सकते हैं, तो ये अनडिफाइंड प्रोडक्ट होगा। अच्छा, द नंबर ऑफ कॉलम्स, यही बात इन्होंने लिखी हुई है कि मैं ए के मैच करने चाहिए नंबर ऑफ रोज इन बी, ताकि हम ये लीनियर कम्बिनेशन कर सकें, अदरवाइज ये अनडिफाइंड बन जाता है। अब नेक्स्ट एग्जांपल है, उसमें वो कह रहे हैं कि अगर हमारे पास ए जो है वो एक 3/5 मैट्रिक्स और बी है 5 मल्टीप्लाई बाई 2 5/2 मैट्रिक्स, तो ए बी और बी ए के साइजेस क्या होंगे? तो ए बी के लिए तो ये बाहर वाले साइज होंगे, ठीक है, 3 मल्टीप्लाई बाई 2। जबकि बी ए के लिए क्या होगा? बी पहले लिखा जाएगा तो इसका बाहर ये बन जाएगा, इसका बाहर ये बन जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय सॉरी 3 मल्टीप्लाई बाय 2 होगा हमारा ए बी का, और बी ए जब करेंगे तो 5 मल्टीप्लाई बाय 2 आ गया बी का, और 3 मल्टीप्लाई बाय 5 आ गया ए का। एग्जैक्टली exactly। तो हमारे पास 5 मल्टीप्लाई बाय 5 बनेगा बी ए का, ठीक है। लेकिन बनेगा नहीं, मसला आ जाएगा, क्योंकि इसके जो नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स हैं बराबर नहीं है, तो हम कहेंगे ये अनडिफाइंड प्रोडक्ट है, ये डिफाइन नहीं हो सकता। अच्छा, अब हमारे पास इन्होंने इसको जनरल फॉर्म में लिख दिया कि स्टेरिक्स से डिनोट कर दिया, बस बाकी कुछ भी नहीं है। जितने ऑर्डर था उतने उन्होंने स्टार डाल दिए एलिमेंट्स की जगह पे, और बी ए को उन्होंने बोल दिया नॉट डिफाइंड हैं, क्योंकि 2 और 3 आपस में बराबर नहीं थे, इसके कॉलम इसके रोज के बराबर नहीं थे। तो कोशिश करना है जब बी ए आता है ना, तो बी का आप पहले लिखें, ए की चीज़ें बाद में लिखें, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो उसको चेक करने में, ठीक है। अच्छा, अब रो कॉलम रूल है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है लेकिन इसको समझते हैं कि अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स बी है जो मल्टीप्लाई किया जाए वेक्टर एक्स के साथ, तो ये बन गया बी एक्स, ठीक है। ये ट्रांसफॉर्म एक्स कर देता है किसमें? बी एक्स के अंदर। अगर इस वेक्टर को हम मल्टीप्लाई करें बाद में ए के साथ, तो ये रिजल्टेंट बनेगा ए बी एक्स, ठीक है। यानी हमारे पास पहले तो हम क्या कर रहे थे, A B1 A B2 ऐसे कर रहे थे, हम ऐसे भी कर सकते हैं A B1 X1 A B2 X2, इस तरह से भी हम कर सकते हैं ना, तो ये बन जाएगा ABX, ठीक हो गया। तो ABX जो है ये प्रोड्यूस किया हमने X से कंपोजिशन ऑफ मैपिंग्स के ज़रिए, कंपोजिशन कर ली, एक से ज़्यादा मैपिंग कर ली, पहले X को मैप किया BX पे, फिर BX को मैप किया ABX के ऊपर। अब हमारा गोल ये है कि हमने इस कंपोजिट मैपिंग को एज अ मल्टीप्लिकेशन बाय सिंगल मैट्रिक्स निकालने की कोशिश करनी है कि हम ए बी से इसको डिनोट कर दें, ठीक है। सो दैट ए बी एक्स हमारा ए बी एक्स के बराबर हो जाए, यानी इसके अंदर एसोसिएटिव लॉ हमारा अप्लाई हो जाए कि पहले हम बी एक्स मल्टीप्लाई करते हैं, फिर ए से मल्टीप्लाई करते हैं, तब भी वही रिजल्ट आए, या ए बी को मल्टीप्लाई करते हैं और फिर एक्स से मल्टीप्लाई करते हैं, तब भी वही रिजल्ट आए, ठीक है। यानी x को b से मल्टीप्लाई किया बी एक्स आ गया, फिर a से मल्टीप्लाई किया ए बी एक्स आ गया, ठीक है। और x को मैं ए बी से मल्टीप्लाई करूं तो तब भी यही आए, डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन, डायरेक्ट भी एक काम अगर मैं करूं तो हो जाए, ठीक है। अच्छा, अब a जो है वो m मल्टीप्लाई बाय n मैट्रिक्स है, b n मल्टीप्लाई बाय p मैट्रिक्स है, ठीक है। और x एक क्या है हमारे पास वेक्टर है आर पी के अंदर, तो हमारे पास जो बी के कॉलम्स हैं वो उसी तरह जैसे हम पहले कर रहे थे B1 से लेके BP तक, और एंट्रीज जो x की बनेंगी वो x1 से लेके xp तक जैसे हम पढ़ रहे थे। तो bx जो हमारे पास बनेगा वो बनेगा x1 B1 x2 B2 अप टिल सो ऑन। जब इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे ना, करॉस्पॉन्डिंग एंट्रीज को मल्टीप्लाई कर देंगे बाय लिनियरिटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन बाय ए। अब a के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो a भी सबके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और हम इस तरह लिख सकते हैं x1 AB1 x2 AB2 xp ABP। तो वेक्टर ए बी एक्स जो है लीनियर कम्बिनेशन है इन तमाम वेक्टर्स का यूजिंग द एंट्रीज इन एक्स एज वेट। पहले हम बी की एंट्रीज को वेट में इस्तेमाल कर रहे थे, अभी हम एक्स की एंट्रीज को भी वेट में ही इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर इन वेक्टर्स को हम कॉलम ऑफ मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखें
ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा कि ए बी एक्स को हम ऐसे लिख सकते हैं, ए बी वन, ए बी टू, ए बी पी, और एक्स को हम अलग से लिखते हैं। ठीक है, दिस मल्टीप्लीकेशन बाय ए बी वन, ए बी टू, ए बी पी ट्रांसफॉर्म एक्स इंटू ए बी एक्स, यानी ये पूरा मैट्रिक्स एक हमने ऐसा निकाल लिया जिसको अगर हम एक ए बी पी वाला जो मैट्रिक्स है, यानी ए बी मैट्रिक्स है हमारा, इसको हम एक्स से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये ए बी एक्स बन जाएगा, जो कि बराबर है ए बी एक्स के। ठीक है, तो ये हमने निकाल लिया। तो बेसिकली ये मैट्रिक्स था जो हमें चाहिए था, जो हमने निकालना था, एक मैट्रिक्स, सिंगुलर मैट्रिक्स हमने निकालना था इस पूरी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, वो हमने निकाल लिया है। पहले ही हम निकाल चुके थे, कुछ कमाल नहीं किया, बस उसको साथ एक्स भी हमने लिख दिया। अच्छा, अब हम देख रहे हैं कि रो कॉलम रूल ए बी को कैलकुलेट करने के लिए क्या होता है। ठीक है, रो कॉलम रूल यही होता है कि एक रो होती है उसको हम कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, इसको देखते हैं कि इफ़ प्रोडक्ट इज ए बी इज डिफाइंड देन द एंट्री इन रो आई एंड द कॉलम जे ऑफ ए बी, यानी एंट्री ए आई जे जो है हमारे पास, इज द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज फ्रॉम रो आई ऑफ ए एंड कॉलम जे ऑफ बी। तो इसकी जो एंट्री होगी ना ए आई जे रिजल्ट वाले मैट्रिक्स की, वो इस मैट्रिक्स के जो पहला जो मैट्रिक्स था उसके ith रो के सारे एलिमेंट्स, उनको मल्टीप्लाई करें jth कॉलम के तमाम एलिमेंट्स के साथ, फिर उनको आपस में ऐड भी करते हैं जैसे हम पहले करते आ रहे हैं मल्टीप्लिकेशन में, उन तमाम का सम होगा ये ए आई जे एंट्री जो होगी। तो इसको अगर हम मैथमेटिकल नोटेशन में लिखें हम, तो हमारे पास क्या बनेगा, ए बी आई जे, यानी ए बी मैट्रिक्स है उसका आई जे एलिमेंट है, ये बराबर होगा ए आई वन बी वन जे, यानी पहला एलिमेंट है उसका। ठीक है, और हमारे पास ए आई जे पहली हमारे ith रो है उसका पहला एलिमेंट है, पहला कॉलम है। बी आई जे बी का पहला कॉलम है और jth उसका, बी की पहली रो है और jth उसका कॉलम है। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको ए आई टू बी टू जे, ए आई एन बी एन जे, इस तरह से हम इसको डिनोट करते हैं, सॉरी। अच्छा, अब इस रूल को वेरीफाई करने के लिए हम बी ले लेते हैं, बी वन से लेके बी पी तक, और कॉलम जे जो होगा वो बनेगा हमारे पास रिजल्ट का ए मल्टीप्लाई बाय बी जे। ठीक है, ये हमारा रिजल्ट का कॉलम बनेगा। वी कैन कंप्यूट ए बी जे, हम इसको कंप्यूट कर सकते हैं। द ith एंट्री इन ए बी जे, इसकी जो भी ith एंट्री होगी ना, ये होगी सम ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज फ्रॉम द रो आई ऑफ ए। जो हम प्रोडक्ट्स लेंगे corresponding entries रो आई ऑफ जे की एंड द वेक्टर बी जे और वेक्टर बी जे की, विच इज प्रिसाइज द कंप्यूटेशन डिस्क्राइब्ड इन रूल फॉर कंप्यूटिंग आई जे एंट्री ऑफ ए बी। यानी वही काम हम जो पहले करते थे, एक रो लेते थे उसको पूरे कॉलम से मल्टीप्लाई करते थे, फिर अगले कॉलम से, फिर अगले कॉलम से, फिर अगली रो लेते थे उसको अगले कॉलम से, मल्टीप्लिकेशन हम ऐसे ही कर रहे होते थे ना, उसको बस उन्होंने यहाँ पे अंग्रेजी बना के खूबसूरत करके लिख दिया। अच्छा, अब हमने क्या करना है, वो कहते हैं कि अब ये एग्जाम्पल से आपको अच्छे से समझ आएगी कि वो क्या कहना चाहते हैं। वो चाहते हैं, हम आपको ये कह रहे हैं कि आप पूरी मल्टीप्लिकेशन नहीं करें, आप सिर्फ एक स्पेसिफिक एंट्री रिजल्ट के अंदर निकाल के दिखाएं। ठीक है, जैसे ये पूरा मैट्रिक्स है ना रिजल्ट का, इसके सारे एलिमेंट्स ना निकालो, स्पेसिफिकली ये एलिमेंट निकाल के दिखाओ। अब स्पेसिफिकली ये एलिमेंट निकालने के लिए किस रो को किस कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, ये बेसिकली अब हम देखेंगे। ठीक है, तो अब हमारे पास रो कॉलम रूल हमने यूज़ करना है और हमने कंप्यूट करनी है दो एंट्रीज ए बी के अंदर, जो एग्जाम्पल 3 में मैट्रिसेस थे उनके अंदर। ठीक है, तो अब यही मैट्रिक्स है हमारे पास ए और बी, जो एग्जाम्पल 3 से हमने ले लिए, इनके अंदर हमने दो एंट्रीज कैलकुलेट करनी है। क्या करनी है, अच्छा, तो फाइंड द रो एंट्री इन रो 1, पहली रो में रिजल्ट के, एंड कॉलम 3 और तीसरे कॉलम में, ये एंट्री हमने निकालनी है। यानी ये एंट्री है ए बी और इसका पहली रो है और तीसरा कॉलम है, ये एंट्री हमने अभी निकालनी है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कंसीडर द रो 1 ऑफ ए की रो 1 लेनी पड़ेगी। ठीक है, जो रिजल्ट की रो है वही रो लेनी पड़ेगी, और कॉलम 3 ऑफ बी, और बी जो मैट्रिक्स है उसका वही कॉलम लेना पड़ेगा जो रिजल्ट का कॉलम है। यानी ये वाली चीज़ हम ए मैट्रिक्स की लेंगे पहले वाले की, और ये बी की लेंगे, उनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो 2 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 12, प्लस 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आएगा 9। अब 12 के अंदर जब हम 9 ऐड करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 21। तो हमने ये स्पेसिफिक एलिमेंट निकाल के दिखा दिया है। ठीक है, अगर हम इसको फार्मूले से लिखें अगर, तो फार्मूले से हमने बेसिकली एलिमेंट्स किस तरह लिए हैं
कि हमारे पास जो पहला मैट्रिक्स था उसका हमने ए एलिमेंट जो लिया वो हमारे पास क्या था, ith रो का था, जो हमें रो चाहिए थी उसका था पहला एलिमेंट, ठीक है। और उसको हमने मल्टीप्लाई किया, पहले जो पहली रो थी दूसरे उसकी, और जेथ कॉलम था, जो हमें कॉलम थर्ड कॉलम चाहिए था वो था, पहली रो थी जेथ कॉलम था, और यहाँ पे क्या था, ith रो थी और पहला एलिमेंट था। अब इसका दूसरा एलिमेंट लेंगे तो इसको प्लस करेंगे, दूसरा पहली ith रो ही आएगी और दूसरा एलिमेंट आएगा इसके अंदर, ठीक है। और इसको मल्टीप्लाई करेंगे दूसरी रो के जेथ कॉलम से, जेथ कॉलम यहाँ पे भी तीसरा कॉलम है और दूसरी रो ये बनती है, ये दूसरी रो और जेथ कॉलम जो हमें चाहिए था वो। तो ये बेसिकली फार्मूला इसी तरह यहाँ पर लिखा हुआ है, अगर इसको हम जनरलाइज कर दें तो इस क्वेश्चन से आपको ये समझ आ गया होगा। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलूँ कि मुझे ना यही सेम मैट्रिक्स है जो हमें गिवन है, इसका आप निकाल के दिखाओ दूसरी रो का दूसरा एलिमेंट, ठीक है। तो इसको मैं मिटाता हूँ, अब आप लोग ट्राई करें मेरे साथ, मिलके इसको करते हैं सॉल्व, समझते हैं कि पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन आया हुआ है और आ भी जाता है, ठीक है। तो हमारे पास ये एलिमेंट हमने कैलकुलेट करना है, ठीक है। ये हमारे पास जो एलिमेंट बनता है ये दूसरी रो बनती है और दूसरा ही हमारे पास कॉलम बनता है। तो हमने क्या करना है, पहला जो मैट्रिक्स होगा ना उसकी दूसरी रो लेनी है, और ये वाला जो बाद वाला मैट्रिक्स होगा उसका दूसरा कॉलम लेना है। इनको अब हमने मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, ये एलिमेंट निकालने के लिए। तो 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 आ जाएगा, प्लस -5 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 आ जाएगा। तो ये एलिमेंट हमारे पास जो रिजल्ट में आएगा वो क्या आएगा, 13 यहाँ पर। तो यहाँ पे हम देखें अगर इन्होंने जो कैलकुलेट किया है तो ये इसी तरह किया है, 1 3 -5 -2 13। तो इस तरह से हम कोई स्पेसिफिक एलिमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं अगर हमने पूरी मल्टीप्लिकेशन नहीं करनी, इसका स्पेसिफिक एलिमेंट निकालना है। अच्छा, अब डॉट प्रोडक्ट क्या होता है कि डॉट प्रोडक्ट रूल हमने यूज़ करना है कि इंडिविजुअल एंट्रीज हमने निकालनी है प्रोडक्ट ऑफ ए बी के अंदर। ए मैट्रिक्स है ये, बी मैट्रिक्स है ये, तो वो कह रहे हैं कि ये जो आपने डॉट प्रोडक्ट रूल इस्तेमाल किया ना, करस्पॉन्डिंग एंट्रीज निकालने हैं इसकी, मतलब इसी रूल से आप निकालें, ठीक है। तो वही करना पड़ेगा, जो भी एंट्री होगी ना ए मैट्रिक्स के अंदर वो वाली रो लेनी पड़ेगी, बी मैट्रिक्स के अंदर वो वाला कॉलम लेना पड़ेगा, उनको आपस में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब यहाँ पे हमारे पास जो R1A R2A ये रो वेक्टर्स हैं, बेसिकली ये रो वेक्टर से मुराद ये रोज हैं हमारे पास ए की, ठीक है। और हमारे पास जो C1 B C2B C3B ये हमारे पास कॉलम वेक्टर्स हैं बी के, ठीक है। तो अब वो यही कह रहे हैं कि अगर हमने रो 2 और कॉलम 3 ए बी जो है उसको कैलकुलेट करना है तो हम क्या करेंगे, पहली की दूसरी रो लेंगे और तीसरा कॉलम लेंगे बी का, उनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास ये एलिमेंट आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम सारे एलिमेंट्स भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। ये तमाम एलिमेंट इन्होंने कैलकुलेट किए और इन तमाम एलिमेंट को स्पेसिफिक जगह पे रिजल्ट में लिख देंगे। तो अगर आपको क्वेश्चन में पूछा जाए डॉट प्रोडक्ट से करके दिखाओ तो आप इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। तो अब इन्होंने जनरलाइज अगर इसको किया तो कैसे किया कि अगर हमने फॉर एग्जांपल स्पेसिफिक रोज और कॉलम्स मैट्रिक्स प्रोडक्ट के निकालने हैं, ठीक है। तो अभी तो हमें एक एलिमेंट निकाले थे ना, हमने पूरी रो निकालनी है, पूरा कॉलम निकालना है। तो स्पेसिफिक कॉलम ए बी जो का होगा वो किससे गिवन होगा, वो ऐसे होगा, ए बी 1 से पहला कॉलम, ए बी 2 से दूसरा कॉलम, ए बी एन से nth कॉलम, ए बी जे से कोई भी jth कॉलम हम निकाल सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली अगर स्पेसिफिक रो निकालनी है तो वो कैसे आएगी कि हम क्या करेंगे, कॉलम ए के वो वाला स्पेसिफिक कॉलम ले लेंगे और बी कंप्लीट मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास स्पेसिफिक रो निकल आएगी ए बी की, ठीक है। तो A1B A2B AMB, ठीक है, इस तरह से ये हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। तो ये हमारे पास स्पेसिफिक रोज, ये एक रो है A1B, ये एक रो है A2B, ये एक रो है AMB, ये एक रो है। फॉर एग्जांपल मुझे बोलते हैं क्वेश्चन के अंदर कि आप 5वीं रो निकाल के दिखाओ, तो उसका फार्मूला क्या बनेगा, उसका फार्मूला बनेगा A5B, यानी जो पहला मेरा मैट्रिक्स होगा उसकी मैं 5वीं रो को मल्टीप्लाई कर दूंगा कंप्लीट बी के मैट्रिक्स के साथ, तो मेरी रो 5 निकल आएगी रिजल्ट की, ठीक हो गया। अच्छा, अब ये कहते हैं कि आपने सेकंड रो ए बी की निकाल के दिखानी है, तो मैं क्या करूँगा, इसकी जो सेकंड रो होगी ना उसको कंप्लीट बी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है। तो ऐसे ही इन्होंने किया, यहाँ पे सेकंड रो को
पहले इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो ये रिजल्ट आ गया, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई किया ये रिजल्ट आ गया। तो इस तरह हमने सेकंड रो निकाल ली। तो ये बेसिकली हमने कोई स्पेसिफिक एलिमेंट्स निकालने हो, स्पेसिफिक रोज निकालनी हो तो हम इस तरह से मल्टीप्लिकेशन में निकाल सकते हैं। इसी तरह अगर हमने सेकंड कॉलम निकालना है तो हम क्या करेंगे, इसका सेकंड कॉलम लेंगे, ठीक है, नहीं कॉलम हम बी का लेते हैं, इसका सेकंड कॉलम लेंगे और उसको कंप्लीट ए मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो हमारे पास ये कॉलम आ गया, कंप्लीट मैट्रिक्स ये आ गया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रिजल्ट आ जाएगा। स्पेसिफिक रो निकालनी है तो रो लेंगे इसकी और पूरे कंप्लीट मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा। रो जब भी लेनी है ए की लेनी है, कॉलम जब भी लेना है बी का लेना है, ठीक है, ये याद रखिएगा। अब प्रॉपर्टीज़ हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की जो पहले भी कवर कर चुके हैं, क्या कम्यूटेटिव लॉ इसमें अप्लाई नहीं हो रहा होता, बाकी लॉज अप्लाई हो रहे होते हैं, ठीक है। तो स्टैंडर्ड प्रॉपर्टीज़ है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की, जो आई एम होता है ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स रिप्रेजेंट कर रहा होता है एम मल्टीप्लाई बाय एन का। जब आई को एक्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं वापस एक्स आ जाता है, आई उसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं डालता, तमाम एक्स के लिए ऐसा ही होता है। थ्योरम है कि ए एम मल्टीप्लाई बाय एन मैट्रिक्स है, बी ए और सी हैं वो ऐसे साइजेस हैं जो इंडिकेटेड सम्स और प्रोडक्ट्स के हैं, ठीक है। उनको अगर डिफाइन करें तो ए बी सी जो है वो ए बी सी एसोसिएटिव लॉ अप्लाई होगा मल्टीप्लिकेशन में, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी अप्लाई होगा, ठीक है। इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी अप्लाई हो जाएगा, इसको कहते हैं राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है, जिसके अंदर बी प्लस सी पहले लिख दें और राइट पे वो मैट्रिक्स लिख दें जो ए है, तो ये बी ए सी ए हो जाएगा, यानी डिस्ट्रीब्यूशन राइट पे हो रही है, राइट पे दो बार एलिमेंट जा रहा है, ए इधर और ए इधर, ये राइट पे जा रहा है, इधर लेफ्ट पे ए जा रहा है तो ये लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है, लेफ्ट पे हम चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। फिर एक स्केलर आर है जो ए बी के साथ मल्टीप्लाई करूँ तो आर को ए से पहले मल्टीप्लाई कर दूँ, ये भी मैं कर सकता हूँ, और आर को बी से मल्टीप्लाई पहले कर दूँ, ये भी कर सकता हूँ। तो ये हमारे पास बिल्कुल ठीक है। किसी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स को ए के साथ मल्टीप्लाई करूँगा ए वापस आ जाएगा, और इसको मैं खुद से भी ऐड आइडेंटिटी मैट्रिक्स को कर सकता हूँ जब ज़रूरत पड़े। प्रॉपर्टीज़ बी टू ई जो हैं वो एज एन एक्सरसाइजेज हैं, लेकिन प्रॉपर्टी ए को हम समझने की कोशिश करते हैं, प्रूव करने की कोशिश करते हैं कि जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होती है उसके अंदर एसोसिएटिव लॉ जो होता है लीनियर कंपोजिशन से निकल रहा होता है, ठीक है, और इजी टू चेक है ये। कैसे कि हमारे पास अगर कोई भी मैट्रिक्स है ए ए लाइन को प्रूव कर रहे हैं तो हमारे पास मैट्रिक्स फॉर एग्जांपल सी है, उसके ये एलिमेंट C1 से लेके P तक, ठीक है। तो बी सी जो होगा हमारे पास वो क्या होगा, BC1 BCP तक। ए बी सी क्या होगा, ABC1 ABCP तक। अब हमें ये पता चल गया, पहले ऊपर हमने प्रूव किया था कि ABX जो है वो ABX ये दोनों आपस में बराबर हैं। तो हम इस तरह से जो ABC1 लिखा है इसको ऐसे लिख सकते हैं ABC1 अलग करके। तो इसका मतलब AB बाहर निकाल लें और फिर बीच में रह जाएगा C1 से लेके CP तक जो कि C के बराबर है। तो ये हमने प्रूव कर दिया पहली प्रॉपर्टी को। तो एसोसिएटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज जो हैं वो कहते हैं कि पेयर ऑफ पैरेंथेसिस जो हैं वो इंसर्टेड और डिलीटेड किसी तरह भी हो सकते हैं, जैसे अलजबरा में होते थे उसी तरह मैट्रिसेस में भी, और रियल नंबर्स में भी जैसे होते थे उस तरह मैट्रिसेस में भी होते हैं। जैसे हम ABC को लिख सकते हैं ऐसे भी और ऐसे भी, एसोसिएटिव लॉ। सिमिलरली इसको भी हम किसी भी जगह ब्रैकेट डाल दें, पहले ए बी को कैलकुलेट कर लें या बी सी को कैलकुलेट कर लें या सी डी को कैलकुलेट करें, जो भी आपका दिल करे हम कर सकते हैं। अच्छा, अब वो कह रहे हैं कि लेफ़्ट टू राइट ऑर्डर जो होता है प्रोडक्ट में ये क्रिटिकल है, ये नहीं कर सकते आप कि आप उल्टी साइड से शुरू हो जाओ या इनका ऑर्डर ख़राब कर दो, ऐसे नहीं करना। ए बी बी ए बराबर नहीं है, कम्यूटेटिव लॉ अप्लाई नहीं होता। ये सरप्राइजिंग नहीं है क्योंकि कॉलम अक्सर बी और ए के कॉलम रोज अक्सर बराबर नहीं होते जबकि ए बी के बराबर होते हैं, ठीक है, ये हमने ऊपर भी देखा था। तो अगर हमारे पास ए बी बी ए के बराबर हो किसी सिचुएशन में हो तो फिर हम कहेंगे कम्यूटेटिव लॉ उस पर अप्लाई हो रहा है और ए और बी उस स्पेसिफिक कंडीशन के अंदर कम्यूट कर रहे हैं। एग्जाम्पल एक देख लेते हैं, ठीक है, कि हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए, दूसरा मैट्रिक्स है बी। चेक करना है कि ये मैट्रिक्स कम्यूटेटिव लॉ अप्लाई होता है इन पर नहीं होता। ए बी कैलकुलेट कर लें पहले तो ये रिजल्ट आएगा, बी ए कैलकुलेट करें ये रिजल्ट आएगा, दोनों रिजल्ट डिफरेंट है, इसका मतलब कम्यूटेटिव लॉ अप्लाई यहाँ पे नहीं हो सकता है। कुछ वार्निंग्स हैं हमारे पास, क्या वार्निंग्स हैं इनको याद रखते हैं। वार्निंग्स अक्सर ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं। ए बी बी ए के बराबर जनरली नहीं होता, ये हमें इस एग्जांपल से भी पता चल गया है। कैंसिलेशन लॉ अप्लाई नहीं होता मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के अंदर, जैसे हम नॉर्मल नंबर्स के अंदर अप्लाई कर रहे होते थे, ठीक है। जैसे हम कहें ए बी इज इक्वल टू ए सी, अगर हम कहते थे ना तो हम कहते थे कि बी सी के बराबर है, ठीक है। जैसे हम फॉर एग्जांपल नंबर्स में कहते थे कि एक 15 है हमारे पास, ठीक है, या ऐसा नंबर लेता हूँ जिसके 2 मिनट, हाँ 24 है हमारे पास, ठीक है। तो अगर मैं कहता था
24 के मल्टीपल्स निकालता तो ये बनते थे 8 मल्टीप्लाई बाई 3। ठीक है, अब मैं इसको लिखूं यहाँ पे 24 को 8 मल्टीप्लाई बाय वाई, कोई नंबर ले लूँ और यहाँ पे लिख लूँ 8 मल्टीप्लाई बाय 3। अब यहाँ पे भी 8 है, यहाँ पे भी 8 है, तो ज़रूरी है कि यहाँ पे 3 तो लाजमी ही होगा। लेकिन ये मैट्रिक्स में ऐसे नहीं हो सकता कि यहाँ पे भी a है तो यहाँ पे भी a है तो यहाँ पे भी c ही होगा या यहाँ पे भी b ही होगा। ये मैट्रिक्स में कैंसिलेशन लॉ अप्लाई नहीं होता। ठीक हो गया। अच्छा, अब हमारे पास प्रोडक्ट ए बी जो है वो अगर ज़ीरो मैट्रिक्स आ जाता है तो ये आप कंक्लूड नहीं कर सकते कि आपने उसको ज़ीरो से मल्टीप्लाई किया था। जैसे हमारे पास होता है ना एक्स वाई इज इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है, या हम करते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय वाई इज इक्वल टू ज़ीरो, तो हम कहते हैं वाई तो लाजमी ज़ीरो होगा, ज़ीरो किसी नंबर से मल्टीप्लाई होता है तभी ज़ीरो आता है। लेकिन मैट्रिसेस में ऐसा नहीं है। मैट्रिक्स में ज़रूरी नहीं है कि आप नल मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें तभी आपका रिजल्ट ज़ीरो आए, वैसे भी ज़ीरो आ सकता है। एग्जाम्पल इन्होंने दी है, ठीक है, कि ए बी को मल्टीप्लाई करें तो ये रिज़ल्ट आ रहा है, और इसको दोबारा से इन्होंने दूसरे तरीके से मल्टीप्लाई किया है तो ये रिज़ल्ट आ रहा है। ये कहना चाह रहे हैं कि हाँ, कह रहे हैं कि नल मैट्रिक्स के साथ आप मल्टीप्लाई करें अगर, या इस तरह से करें तो ज़रूरी नहीं है आपका रिज़ल्ट ज़ीरो आए। ठीक है, और एग्जाम्पल में वो पता नहीं क्या कहना चाह रहे हैं, ए बी को कैलकुलेट किया है और रिज़ल्ट इस तरह से आया है। सेम चीज़ है दोनों, कोई डिफरेंस नहीं है। आई डोंट नो व्हाट दे वांट टू से। ओके, पावर्स ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है? पावर्स का मतलब यही है, ए स्केयर का मतलब है कि आप दो बार ए को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, ए क्यूब का मतलब है ए को तीन बार आपस में मल्टीप्लाई कर दो, ए रेस्ट पावर के का मतलब है कि ए को के बार आपस में मल्टीप्लाई कर दो, और ए रेस्ट पावर जीरो का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिया जाता है। ज़बरदस्त। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है? बहुत ईजी है, रोज़ को कॉलम बना दें, कॉलम को रोज़ बना दें तो ये हमारे पास ट्रांसपोज बन जाता है। ठीक है, तो अगर ए एम मल्टीप्लाई बाय एन मैट्रिक्स है और ट्रांसपोज जो है ए टी से डिनोट हो रहा है, तो हमारे पास ए अगर एम मल्टीप्लाई बाय एन था तो एन मल्टीप्लाई बाय एम बन जाएगा ट्रांसपोज, उल्टा हो जाएगा उसका ऑर्डर। ठीक है, तो हमारे पास जो रोज ऑफ ए हैं वो कॉलम्स बन जाएंगी। ठीक है, जो फर्स्ट कॉलम होगा ए ट्रांसपोज का वो फर्स्ट रो थी ए की, और जो सेकंड कॉलम था वो उसकी सेकंड रो थी। रो को कॉलम में चेंज कर देंगे। अब ट्रांसपोज निकालते हैं, ये हमारे पास रो है, इसको कॉलम बना देंगे 2 3, ये रो है इसको कॉलम बना देंगे 1 4, ये रो है 5 6, इसको कॉलम बना देंगे। इस तरह ट्रांसपोज निकल आएगा जो यहाँ पे निकला हुआ है। ठीक है, इस तरह ये ए बी सी इसका ट्रांसपोज निकालें तो ये बड़ा इजी है, शॉर्ट क्वेश्चन में आ भी सकता है। अब एक थ्योरम है, वो कहते हैं कि ए एंड बी जो हैं वो ऐसे मैट्रिसेस हैं जिनके अप्रोप्रिएट हैं साइजेस प्रोडक्ट्स के लिए और सम्स के लिए। सम के लिए अप्रोप्रिएट होने का मतलब है दोनों के साइज़ बराबर हैं। प्रोडक्ट के लिए मतलब है कि पहले के कॉलम दूसरी की रो के बराबर हैं। ठीक है, तो फिर ए ट्रांसपोज का दोबारा से ट्रांसपोज लूँ तो ए के बराबर वापस आ जाएगा। एक बार ट्रांसपोज लिया फिर ट्रांसपोज लिया तो ए वापस आ जाएगा। ए प्लस बी ट्रांसपोज करूँ, प्लस करके ट्रांसपोज करूँ या अलग अलग ट्रांसपोज करूँ तो ये दोनों में इक्वल आंसर आएगा। ठीक है, फॉर एनी स्केलर आर, आर ए टी करूँ या ए टी करके फिर आर से मल्टीप्लाई करूँ तो दोनों में आंसर सेम आएगा। यानी पहले नंबर को मल्टीप्लाई करके फिर ट्रांसपोज ले लूँ या पहले ट्रांसपोज लेके फिर स्केलर को मल्टीप्लाई कर दूँ, आंसर सेम होगा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, ए बी का मल्टीप्लाई करके फिर ट्रांसपोज लूँ तो ये बराबर होगा बी के ट्रांसपोज और ए के ट्रांसपोज के, मतलब बी पहले आ जाएगा ए बाद में चला जाएगा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। मतलब ए बी ट्रांसपोज जो है वो ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज के बराबर नहीं है, बल्कि वो बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के बराबर है। इसको अगर हम इंग्लिश में लिखें तो इसका मतलब है ट्रांसपोज ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस इक्वल्स द प्रोडक्ट ऑफ देयर ट्रांसपोजेस इन रिवर्स ऑर्डर। बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है ये। यहाँ पे हमारा लेक्चर एंड होता है। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।